नमस्कार, मैं जनक रहती दुपाका हूँ, बीजीआर फिजिक्स से, सर की गोल्ड माइन फिजिक्स प्रॉब्लम्स फॉर जेईई एडवांस्ड से। यह व्याख्यान संख्या है, भाग 2 में। इस लेक्चर 2 भाग 2 में हम 3 समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इन 3 समस्याओं में एक या एक से अधिक सही विकल्प हैं। पहली समस्या, 2 अलग-अलग कुंडलियों में स्वप्रेरकत्व होता है। L 1 के बराबर है 8 मिली हेनरी, L 2 के बराबर है 2 मिली हेनरी। एक कुंडली में धारा को एक स्थिर दर से बढ़ाया जा रहा है। दूसरी कुंडली में भी धारा को उसी दर से बढ़ाया जा रहा है। किसी विशेष समय पर दोनों कुंडलियों को दी गई शक्ति समान है। उस समय पहली कुंडली में प्रेरित धारा, प्रेरित वोल्टेज और संग्रहित ऊर्जा क्रमशः I1, V1, W1 है। इसी तरह दूसरी कुंडली में I2, V2, W2 है। कृपया यहाँ ध्यान से देखें। प्रेरित ईएमएफ V का मान प्रेरकत्व L और धारा के परिवर्तन की दर di/dt के गुणनफल के बराबर होता है। चूंकि दोनों कुंडलियों में धारा के परिवर्तन की दर बिल्कुल समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विभवांतर V सीधे तौर पर प्रेरकत्व L के अनुपात में होता है। इसलिए V2/V1 बराबर है L2/L1 के। यहाँ L1 है 8 मिली हेनरी, L2 है 2 मिली हेनरी। इसलिए 2/8 यानी 1/4, इसलिए P2/V1 बराबर है 1/4 के। इसीलिए विकल्प डी सही है। अगला वाला, उस समय शक्तियां भी समान रहेंगी। शक्ति P1 P2 के बराबर है। शक्ति का अर्थ है I को V में बदलना। इसीलिए I1 V1 I2 V2 के बराबर है। इसलिए I1/I2 बराबर है V2/V1 के। लेकिन V2 को V1 से भाग देने पर 1 को 4 से भाग देने के बराबर होता है। इसलिए I1/I2 बराबर है 1/4 के। I1/I2 बराबर है 1/4 के। विकल्प ए भी सही है, बी गलत है। अगला, ऊर्जा। ऊर्जा एक इंडक्टर में संग्रहित होती है, 1/2 Li²। इसलिए W2/W1 बराबर है L2/L1 गुणा I2/I1 का पूरा वर्ग। इसलिए L2/L1 बराबर है 1/4 के I2/I1। I1/I2 बराबर है 1/4 के। तो I2/I1 बराबर है 4/1 का पूरा वर्ग। ये है 1/4 गुणा 16, यानी 4/1। इसीलिए W1/W2 बराबर है 4/1 के। W2/W1 बराबर है 4/1 के। विकल्प सी भी सही है। इसलिए ए सही है, सी सही है और बी सही है। अगला वाला, 0.5 किलोग्राम की एक वृत्ताकार डिस्क जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, प्रारंभ में 10 रेडियन प्रति सेकंड की स्थिर कोणीय गति से गतिमान है। इसे 1.5 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक स्थिर डिस्क पर समाक्षीय रूप से रखा गया है। यदि 1.5 किलोग्राम की डिस्क को एक चिकनी क्षैतिज सतह पर रखा जाए, तो अंतिम कोणीय वेग में दोनों डिस्क एक साथ एक सामान्य कोणीय वेग के साथ घूमती है। घर्षण द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता और गतिज ऊर्जा में आंशिक हानि होती है। यहाँ एक डिस्क को चिकनी क्षैतिज सतह पर रखा गया है। यह एक कोणीय वेग के साथ घूम रही है, ओमेगा। यदि दूसरी डिस्क पहली डिस्क पर रखी जाती है, तो कुछ समय बाद दोनों डिस्क एक सामान्य कोणीय वेग के साथ घूमती है। क्यों? क्योंकि उन दोनों डिस्कों के बीच घर्षण होता है, लेकिन घर्षण के कारण कोणीय वेग कम हो जाता है। इसलिए पहले डिस्क का कोणीय वेग घटता है, फिर दोनों एक सामान्य कोणीय वेग के साथ घूमने लगती हैं। यहाँ निचली डिस्क की क्षैतिज सतह का मतलब है कि क्षैतिज सतह पर कोई घर्षण नहीं है और बाहरी रूप से सिस्टम पर कोई बल नहीं लग रहा है। लेकिन घर्षण डिस्कों के बीच है, जो एक आंतरिक बल है। लेकिन अगर कोई बाहरी बल नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई बाहरी टॉर्क नहीं है, बाहरी टॉर्क शून्य है। टॉर्क शून्य होने का मतलब है कि हम संरक्षण का नियम लागू कर सकते हैं। कोणीय संवेग का संरक्षण, प्रारंभिक कोणीय संवेग, प्रारंभिक कोणीय संवेग अंतिम कोणीय संवेग के बराबर होता है। यानी प्रारंभिक कोणीय संवेग I1 गुणा ओमेगा शून्य।
अंत में दोनों एक ही सामान्य कोणीय वेग ओमेगा के साथ घूम रही हैं। इसलिए ओमेगा बराबर है I1 ओमेगा शून्य विभाजित बाय I1 प्लस I2। यहाँ हम हर में और अंश में I1 से भाग देंगे, यानी ओमेगा शून्य विभाजित बाय 1 प्लस I2 बाय I1। यहाँ I डिस्क का जड़त्व आघूर्ण है, I बराबर है mr वर्ग। चूंकि दोनों की त्रिज्या समान है, इसलिए I का मान m के अनुपात में है। हम इसे ओमेगा शून्य बटे 1 प्लस m 2 बटे m कहेंगे। ओमेगा शून्य है 10, 1 प्लस m 2 है 1.5, ये 0.5 है। इसलिए ओमेगा बराबर है 10 बटे 15 बटे 5 जो कि 3 है। 1 प्लस 3 यानी 10 बटे 4 जो कि 2.5 रेडियन प्रति सेकंड है। यहाँ 0.5 किलोग्राम और 1.5 किलोग्राम की अंतिम कोणीय गति का अनुपात 1 से 3 है और 4, लेकिन 1 3 नहीं है, दोनों की कोणीय त्वरण समान है। 1 1 40। पहला विकल्प गलत है। दूसरा उत्तर, दोनों डिस्क एक साथ 2.5 की सामान्य त्वरण के साथ घूमती है, इसलिए विकल्प बी सही है। डिस्कों के बीच घर्षण द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है, घर्षण द्वारा कार्य किया जाता है इसीलिए हानि होती है, लेकिन सी भी बना रहता है। अब चलिए गतिज ऊर्जा में आंशिक हानि देखते हैं। गतिज ऊर्जा में होने वाली आंशिक हानि को हम डेल्टा के बटे के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान 1/2 गुणा I 1 गुणा ओमेगा नॉट के वर्ग के बराबर होता है। अंतिम गतिज ऊर्जा 1/2 I 1 प्लस I 2 ओमेगा वर्ग। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1/2 I 1 ओमेगा नॉट वर्ग से विभाजित, लेकिन ये 1/2 I 1 ओमेगा नॉट वर्ग दो पदों में विभाजित है। ये है 1 माइनस I 1 प्लस I 2 बटे I 1 गुणा ओमेगा बटे ओमेगा नॉट का पूरा वर्ग। इसलिए डेल्टा के बटे के बराबर है 1 माइनस। यहाँ जड़त्व आघूर्ण सीधे द्रव्यमान के विपरीत है, तो हम सीधे द्रव्यमान को प्रतिस्थापित करते हैं। m 1 है 0.5 प्लस m 2 है 1.5 बटे 0.5 गुणा ओमेगा जो कि 2.5 है 10 का पूरा वर्ग। इसलिए सरलीकरण के बाद हमें 0.75 मिलता है, लेकिन यहाँ 0.75। उत्तर विकल्प डी भी सही है। अगला, एक समान पहिया बिना फिसले क्षैतिज सतह पर लुढ़क रहा है। किसी क्षण पर उसके द्रव्यमान केंद्र की चाल v है, त्वरण a है, जैसा कि दिखाया गया है। PQ डिस्क के किनारे पर 3 बिंदु हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो 3 अलग-अलग बिंदुओं PQ पर बिंदुओं का त्वरण है। पहला, यहाँ डिस्क क्षैतिज सतह पर लुढ़क रही है। यहाँ 3 प्रकार के त्वरण होते हैं। एक है रैखिक त्वरण, द्रव्यमान केंद्र का रैखिक त्वरण, यह हमेशा क्षैतिज रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस डिस्क के सभी कणों का रैखिक त्वरण समान होगा, यानी क्षैतिज दिशा में a। दूसरा है स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखा के साथ, वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ स्पर्श रेखीय त्वरण, वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ। यह कोणीय वेग में परिवर्तन के कारण होता है। शुद्ध लुढ़कन गति के लिए एट बराबर होता है r अल्फा के। तीसरा त्वरण है रेडियल त्वरण या केंद्रीय त्वरण, जो है v वर्ग विभाजित r से। रेडियल त्वरण हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है और यह स्वयं घूर्णन के कारण होता है। लेकिन अब हम इन तीनों त्वरणों को प्रत्येक बिंदु पर दर्शाएंगे। पहला विकल्प है बिंदु P। चलिए बिंदु P को देखते हैं। इस बिंदु P में यहाँ एक रैखिक त्वरण A होगा, इसमें स्पर्श रेखीय त्वरण KT होगा जो कि R अल्फा के बराबर है, लेकिन केंद्र की ओर रेडियल त्वरण होगा जो कि शुद्ध लुढ़कन गति के लिए v वर्ग विभाजित r है और kr अल्फा के बराबर है। अब ये दोनों त्वरण समान हैं, इसलिए ये आपस में कट जाते हैं। शुद्ध त्वरण ऊपर की ओर है। अब विकल्प ए सही है। Q सीधे नीचे की ओर हो सकता है, Q सीधे नीचे की ओर हो सकता है, Q सीधे नीचे की ओर हो सकता है। रैखिक त्वरण K है, स्पर्शरेखीय त्वरण R अल्फा है, रेडियल त्वरण v वर्ग विभाजित r है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर a और b वर्ग विभाजित r बराबर हैं, तो अगर ये दोनों कट जाएं, तो शुद्ध त्वरण नीचे की ओर होगा। उसका भी मौका हो सकता है, लेकिन विकल्प b भी सही है। r क्षैतिज नहीं हो सकता। तो देखिए, r पर रैखिक त्वरण क्षैतिज होता है। चूंकि ये ऐसे घूमता है, इसलिए स्पर्श रेखीय त्वरण भी घूर्णन की गति की दिशा में। लेकिन यहां भी मान r अल्फा ही है। अगला चरण ये है कि ये v स्क्वायर है जिसे r से विभाजित किया गया है। लेकिन यहाँ क्षैतिज दिशा में शुद्ध त्वरण ऊर्ध्वाधर दिशा में है। इन दोनों दिशाओं के बीच एक परिणाम है, लेकिन क्षैतिज दिशा में नहीं, और r क्षैतिज नहीं हो सकता। इसलिए ये भी सही है, ये भी सही है। पहिए के रिम पर स्थित कुछ विशिष्ट बिंदु क्षैतिज दिशा में बाईं ओर गतिमान हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझने के लिए, अगर हम इस परिधि पर यहाँ एक बिंदु का चयन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यह इसका स्पर्श रेखीय त्वरण प्रदर्शित कर रहा है, और इसके साथ ही यह इसका कुल रैखिक त्वरण भी है, जो इसकी गति की दिशा को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। और फिर केंद्राभिमुख त्वरण, अब हम इसे इस दिशा में और इसे उस दिशा में विभाजित करेंगे। लेकिन अगर यह ऊर्ध्वाधर दिशा में पूरी तरह से संतुलित होकर समाप्त हो जाता है, तो बल का प्रभाव सिर्फ और सिर्फ क्षैतिज दिशा में, सीधे हाथ की दाएं दिशा की ओर, क्षैतिज रूप में ही बचेगा। बिंदु और शायद क्षैतिज रूप से बाईं ओर। अगर ये यहीं पर है तो शायद एक और बिंदु बचा है। ठीक है, 40 उत्तर वह भी सही है। तो यहाँ ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। ये लेक्चर नंबर 2 भाग 2 है।